ज्योतिषाम पतये नमः। मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आचार्य वराह मिहिर द्वारा विरचित लघु जातक नामक ग्रंथ का यह 6वां पाठ है, जिसका शीर्षक है द्वादशांश साधनम दृष्काण साधनम च। इस 6वें पाठ में आपको मुख्य रूप से द्वादशांश के विषय में बताया जाएगा और दृष्काण के विषय में बताया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि द्वादशांश होता क्या है, इसका साधन कैसे किया जाता है, इसका प्रयोजन क्या है, द्वादशांश होता क्या है, उसका साधन कैसे किया जाता है और उसका प्रयोजन क्या है, यह सभी बात इस 6वें पाठ में आपको मिलेंगे। आचार्य वराह मिहिर ने 9वें श्लोक में और उसके भी पूर्वार्ध वाले खंड में द्वादशांश और दृष्काण के विषय में मुख्य रूप से चर्चा की है, जो कहीं न कहीं से इनके सार तत्व को वह प्रतिपादित करती है। इस वीडियो में मुख्य रूप से केवल द्वादशांश के विषय में बताया जाएगा, जो यह पूर्वार्ध वाला भाग है। उत्तरार्ध वाले वीडियो में, मतलब इसके दूसरे वीडियो में, आपको दृष्काण के विषय में बताया जाएगा कि दृष्काण होता क्या है, उसका साधन किस प्रकार से करना चाहिए। इस वीडियो में द्वादशांश के मूल स्रोतों के विषय में बताया जाएगा, उसकी गणना कैसे की जाती है, उसका प्रयोग कहाँ पर होता है और उसका साधन कैसे किया जाता है, वह इस वीडियो में मुख्य रूप से बताया जा रहा है। आचार्य वराह मिहिर ने राशि प्रभेदाध्याय के 9वें श्लोक के पूर्वार्ध में इन दोनों की चर्चा की है। आप वह श्लोक देखें, उसके अन्वय को समझें, उसके भावार्थ को समझें और उसके हिंदी जो भावार्थ हैं उसको भी आप समझें। जैसा कि आचार्य वराह मिहिर कहते हैं, स्वगृहाद् द्वादश भागाः दृष्काणाः प्रथम पंच नवपानाम्। इसके अन्वय को आप देखें। स्वगृहात् द्वादश भागाः भवन्ति। स्वगृहात् प्रथम पंच नवपानां दृष्काणाः भवन्ति। इसकी व्याख्या देखें आप हिंदी में और संस्कृत में। स्वगृहात् स्वराशितः अर्थात अपनी राशि से द्वादश भागाः द्वादशांशाः भवन्ति, अर्थात द्वादशांश होते हैं। प्रथम पंच नवपानाम, अर्थात प्रथम पंचम नवमेशानाम, अर्थात पहला पांचवा और नववा के जो स्वामी होते हैं उनके दृष्काणाः भवन्ति, अर्थात दृष्काण होते हैं। यह हुई इसकी सरल व्याख्या। अब हम मुख्य रूप से द्वादशांश के मर्म को समझने का प्रयास करते हैं कि द्वादशांश होता क्या है। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में आपने नवमांश को समझा, ठीक उसी प्रकार से द्वादशांश होता है। नवमांश शब्द से जैसे 9वें हिस्से का बोध होता है, ठीक उसी प्रकार से द्वादशांश शब्द से 12वें हिस्से का बोध होता है। तो यह 12वां हिस्सा किसका है या फिर इसका मान कितना होता है। तो ठीक जैसे आपने नवमांश को समझा, वैसा ही द्वादशांश को आपको समझना है। नवमांश राशि का 9वां हिस्सा होता है, वैसे ही द्वादशांश राशि का 12वां हिस्सा होता है। तो एक राशि का अंशात्मक मान 30 होता है, उसको जब हम 12 से विभाजित करेंगे तो एक द्वादशांश का मान प्राप्त हो जाएगा, जो 2 अंश 30 कला का होता है। तो एक राशि में 12 द्वादशांश कहे गए हैं और इनकी गणना कहाँ से होती है, तो आचार्य ने कह दिया स्वगृहात, अर्थात अपने घर से।
मतलब जो भी राशि हो, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, उनमें द्वादशांश की गणना उनसे ही प्रारंभ होगी। मेष राशि में मेष से ही हम प्रारंभ करेंगे, वृषभ राशि में वृषभ से द्वादशांश की गणना प्रारंभ करेंगे, मिथुन में मिथुन से करेंगे, कर्क में कर्क से करेंगे। इसी प्रकार से मीन पर्यंत राशियों में उसी राशि से करेंगे जिससे वह राशि संचालित हो रही है। नवमांश में गणना क्रम थोड़ा पृथक था, लेकिन द्वादशांश में गणना क्रम अपनी ही राशि से किया जाता है। तो एक द्वादशांश 2 अंश 30 कला का होता है। इसी प्रकार से 5 अंश, फिर 7.5, फिर 10, 12.5, 15, यह क्रम चलता रहता है। आप द्वादशांश को इस चक्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसा कि ऊपर राशियों का वर्गीकरण किया गया है, बाएं वाले हिस्से में आपको अंश निर्धारित कर दिए गए हैं। 0 से 2 अंश 30 कला तक, फिर 2 30 से 5 अंश तक, 5 से 7.5 तक, 7.5 से 10 तक, 10 अंश से 12.5 अंश तक, 12.5 अंश से 15 अंश तक, 15 अंश से 17.5 अंश तक, 17.5 अंश से 20 अंश तक, 20 अंश से 22.5 अंश तक, 22.5 अंश से 25 अंश तक, 25 अंश से 27.5 अंश तक और 27.5 अंश से 30 अंशों तक यह गणना होती है। तो पहले कही दिया गया है कि जो राशि है उसमें उसी से गणना करेंगे। मेष राशि में मेष से, वृषभ में वृषभ से। तो मेष राशि में पहला द्वादशांश जो होता है वह मेष राशि का ही होता है। मेष राशि में दूसरा द्वादशांश वृषभ राशि का होता है। तीसरा द्वादशांश मिथुन राशि का होता है। चौथा द्वादशांश जो 7.5 से लेकर के 10 अंश तक का होता है वह कर्क राशि का होता है। तो इसी प्रकार से सभी राशियों में समझना चाहिए। राशियों का निर्धारण ऊपर से किया जाता है, ऊपर वाली पंक्ति से राशियों की गणना की जाती है और बाएं हिस्से से अंश का निर्धारण किया जाता है। आप एक उदाहरण से इस बात को समझेंगे कि द्वादशांश कैसे उसका हम परिज्ञान करें। तो जैसा आपको रेखाचित्र के माध्यम से बताया जा रहा है द्वादशांश, जैसे कि लग्न का राश्यादि मान 0, 5, 35 और 44 है, जो नवमांश में भी इसको ग्रहण किया गया था। 0 मतलब मेष राशि, 5 अंश 35 कला और 44 बिकला, यह मान दिया गया है लग्न का। अर्थात जो जातक उत्पन्न हुआ है उस समय मेष लग्न था, मेष लग्न का 5 अंश था, उसका 35 कला था और 44 बिकला थी। तो इस समय का हमें द्वादशांश कुंडली बनानी है कि द्वादशांश कुंडली होगी क्या। तो मेष राशि में जैसा कि बता दिया गया है कि मेष राशि में मेष राशि से ही हम गणना करेंगे। अब यहाँ पर जो अंश है वह 5 अंश 35 कला है। तो जैसा कि द्वादशांश चक्र से स्पष्ट होता है, 2 अंश 30 कला तक एक द्वादशांश होता है, दूसरा द्वादशांश 2:31 से लेकर के 5 तक का होता है और तीसरा द्वादशांश 5 से लेकर के 7.5 तक का होता है। तो अपना जो यह मान लिया गया है उदाहरण के माध्यम से वह 5:35 है और यह तीसरे द्वादशांश के अंतर्गत आता है जो 5 से प्रारंभ होकर के 7.5 तक रहता है। तो इसका मतलब यह है कि मिथुन राशि का द्वादशांश है, अर्थात जातक का जन्म मिथुन राशि के द्वादशांश में हुआ है। लग्न तो उसका मेष है किंतु मिथुन राशि का द्वादशांश है और मिथुन राशि का स्वामी जो होता है वह होता है बुध, अर्थात बुध के द्वादशांश में जन्म है। जो यह जन्म कुंडली आपको दिखाई दे रही है उसमें मिथुन राशि लग्न में ही है, अर्थात द्वादशांश कुंडली मिथुन राशि से ही प्रारंभ की जाएगी। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इसी क्रम से इसका निर्धारण किया गया है।
तो जितने भी ग्रह जिस जिस राशि में जितने भी अंश कला विकला पर होते हैं उनका सर्वप्रथम राशि इत्यादि का निर्धारण कर देना चाहिए। राशि के निर्धारण करने के पश्चात किस अंश पर वह ग्रह है उस अंश को देख करके सारणी से ज्ञात करके उस निर्दिष्ट राशि वाले स्थान में ग्रह को लिख देना चाहिए। तो हमारी द्वादशांश कुंडली बनती है और उसमें ग्रहों का जो स्थान होता है वह उनके राशि अंश कला विकला पर निर्धारित किया जाता है। तो मूल रूप से द्वादशांश का साधन इसी प्रकार से किया जाता है। तो यह हुआ अपना द्वादशांश का परिचय। द्वादशांश का मुख्य प्रयोजन आपको आगे के अध्यायों में बताया जाएगा, लेकिन यह जो द्वादशांश होता है वह मुख्य रूप से राशि के 12वें हिस्से को प्रदर्शित करता है और इससे चंद्रमा की विविध अवस्थाओं का परिज्ञान किया जाता है। जो चंद्रमा की 12 अवस्थाएं होती हैं, प्रवास इत्यादि जो 12 अवस्थाएं होती हैं, वह इस द्वादशांश के माध्यम से ज्ञात की जाती हैं।